हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का आज लास्ट पार्ट है और आज के पार्ट में मैं आपको 3 मेजर थ्योरी कराने वाला हूं। इसके साथ हम इस चैप्टर को पूरी तरीके से फिनिश कर देंगे, यानी इससे बाहर पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा, राइट। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे सेविंग फंक्शन कैसे निकलेगा कंजप्शन फंक्शन से, या कंजप्शन कर्व से सेविंग कर्व को कैसे डिटरमाइन करेंगे, या फिर क्लास हम करें कंजप्शन कर्व से सेविंग फंक्शन और सेविंग से कंजप्शन, कंजप्शन से सेविंग और सेविंग से कंजप्शन। तीसरा है क्लास एम्प्लॉयमेंट, लाइक फुल एम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट, इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। और आज के इस पार्ट में हम इस चैप्टर को पूरी तरीके से एंड कर देंगे। उम्मीद करता हूँ अपने बाकी पार्ट्स जो 5 पार्ट हैं उन्हें जरूर देखा होगा। मैंने इससे पहले इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के न्यूमेरिकल्स कराए थे। वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी पूछा जा सकता है। चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए कि किस तरीके से हम लोग, अगर हम लोगों को क्वेश्चन ऐसा आएगा डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व या फंक्शन फ्रॉम द हेल्प ऑफ कंजप्शन कर्व या फंक्शन, तो कंजप्शन कर्व से सेविंग कर्व का कैसे पता लगाया जाएगा। अच्छा, थोड़ी सी बातें पहले हम समझ लेते हैं। आप सबको कंजप्शन फंक्शन तो मैं पार्ट 4 के अंदर बता चुका हूं कि कंजप्शन फंक्शन होता क्या है। सो कंजप्शन फंक्शन C इज इक्वल टू A बार प्लस बी वाई। C फॉर कंजप्शन एक्सपेंडिचर, A फॉर ऑटोनोमस कंजप्शन, ये B मतलब होता है MPC, और Y होता है नेशनल इनकम। तो अगर मैं इस कंजप्शन फंक्शन से सेविंग फंक्शन निकालूं तो सेविंग का फॉर्मूला होता है इनकम माइनस कंजप्शन। कंजप्शन कर्व तो आपको जानते ही हो क्लास, फंक्शन क्या है A प्लस बी वाई, ऊपर लिखा ही हुआ है। इसे आप ओपन करोगे तो माइनस ए बार, ब्रैकेट ओपन करते ही माइनस बी वाई, माइनस ए बार पहले आ जाएगा, यहाँ से y आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे 1 माइनस बी हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो है इसको बोलते हैं सेविंग फंक्शन, राइट। तो हियर एस फॉर सेविंग्स, माइनस ए बार इज ऑटोनोमस सेविंग्स या डिस सेविंग्स कह सकते हो एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, कि जब आपकी इनकम जीरो है तो उस टाइम पे सेविंग्स जो है वो आपकी माइनस में होती है। और ये 1 माइनस बी पूरा का पूरा एमपीएस है, खाली बी एमपीसी है, और आपको पता है 1 माइनस बी यानी 1 माइनस एमपीसी, ये एमपीएस होगा, राइट। तो ये हो गया। अच्छा, एक चीज और आपको पता होना चाहिए कि जो कंजप्शन कर्व है और सेविंग कर्व दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। दोनों क्या है क्लास, कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि जो कंजप्शन कर्व है उसका स्लोप होता है एमपीसी, सेविंग कर्व का जो स्लोप है उसका स्लोप होता है एमपीएस। और आप सबको पता है कि एमपीसी प्लस एमपीएस दोनों को मिला के 1 के बराबर होता है। सो दोनों क्या है क्लास, कॉम्प्लीमेंट्री। जब किसी दोनों चीज को मिलाकर 1 के बराबर आते हैं तो वो दोनों क्या होते हैं क्लास, कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये आई होप आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। लेकिन जो हमारा सबसे मेन मुद्दा है आज का, वो कंजप्शन कर्व से सेविंग कर्व को डेराइव करना है। तो वो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। नोटबुक निकाल के नोट जरूर कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि इसके नोट्स आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये सारा मैंने खुद ही लिखा हुआ है। और आपको एक बात ध्यान रखना, जो स्लोप ऑफ सी कर्व है, स्लोप ऑफ सी कर्व एमपीसी, स्लोप का मतलब झुकाव, जो कर्व का झुकाव होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्लोप। आपने कभी 11 में पढ़ा होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्लोप ऑफ पीपीसी, या पढ़ा होगा क्लास स्लोप ऑफ आईसी। तो उसी तरीके से क्लास जो स्लोप ऑफ बजट लाइन, तो यहाँ पे स्लोप ऑफ सी कर्व, सी कर्व का स्लोप है एमपीसी, एस कर्व का स्लोप है एमपीएस। ध्यान रखना, सी कर्व का स्लोप है एमपीसी, एस कर्व का स्लोप एमपीएस है, और 1 माइनस स्लोप ऑफ सी कर्व जो होता है वो होता है स्लोप ऑफ एस कर्व, यानी कि 1 माइनस एमपीसी जो होता है वो होता है एमपीएस, और 1 माइनस स्लोप ऑफ एस कर्व यानी 1 माइनस एमपीएस जो आता है वो आता है एमपीसी। तो इतनी बात आपको अच्छे से ध्यान से पता होनी चाहिए, राइट। अब हम बनाते हैं डायग्राम। तो अब आपके सामने ये डायग्राम बना हुआ है, आप देखो जरा यहाँ पे अच्छे से। इसको स्क्रीनशॉट ले लो या इसको एज इट इज बना लो, या फिर अभी मत लो, थोड़ा मैं और लिख देता हूँ फिर ले लेना स्क्रीनशॉट, राइट। तो ये मैंने एक डायग्राम बनाया है और नीचे भी एक डायग्राम बनाया है। नीचे वाले में मैंने देखो y को नेगेटिव भी लेके गया हूँ, और ये एक्स एक्सिस है, ये जीरो है, ये जीरो है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो सबसे पहले ऊपर की डायग्राम की बात करते हैं। जो y है इसको बोलते हैं AS, और AS बनता है 45 डिग्री से। जो y है वो AS है, और AS कितने से बनता है, 45 डिग्री से। मैंने बिल्कुल बीचों बीच AS बना दिया, AS को बोलते हैं y। फिर मैंने ये जो गैप लिया इसे बोलते हैं A बार। अगर मैं इसे 20 मान लूं कि ये 20 है, तो
यानी कि अगर आपकी इनकम जीरो है ना तब भी तुम्हें 20 रुपए चाहिए कंजप्शन करने के लिए। बॉडी की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना वो 20। अगर तुम्हारी इनकम जीरो है ना, तुम कुछ भी नहीं कमा रहे, तो भी तुम्हें 20 रुपए चाहिए जीवन व्यापन करने के लिए, जो नेसेसरी है, जिसके सोर्सेस होते हैं पास्ट सेविंग्स या बोरोइंग्स, जिसको बोलते हैं क्लास ऑटोनोमस कंजप्शन। तो यहां से सी बनाया, जहां वाई और सी बराबर है इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। और ब्रेक इवन पॉइंट पे एपीसी क्या होता है क्लास 1, क्योंकि यहां पे जो वाई और सी दोनों बराबर होते हैं। तो जहां पर वाई और सी दोनों बराबर है ना, नीचे लाइन खींचते 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 यहां पर आना, और यहां पे तुम्हारा एस जीरो होना चाहिए, यानी कि एपीएस जीरो होना चाहिए। आप सबको पता है कि एपीसी प्लस एपीएस दोनों को मिलाकर 1 होता है। अगर एपीसी अकेला 1 हो गया तो एपीएस क्या होगा, जाहिर सी बात है जीरो होगा। और जितना कमाया उतना ही खर्च कर दिया, तो बचत भी कितनी हुई, जीरो हुई। अब जब तुम सेविंग बनाओगे, ध्यान से सुनना, सेविंग्स का जब कर्व आप बनाओगे तो ये 20 है तो ये -20 होना चाहिए, यानी ये माइनस ए बार होना चाहिए बराबर। सबसे पहली बात, अगर आपने इसको 20 से शुरू किया तो इसको -20 से ही शुरू करना, पहली बात। दूसरी बात, जहां वाई सी बराबर है उसी कॉरस्पॉन्डिंग लाइन से एक्स एक्सिस को काट के निकलेगा, इसी कॉरस्पॉन्डिंग लाइन से। अगर थोड़ा यहां से निकाल दिया काट के या इससे पीछे से निकाल दिया, गलत हो जाएगा, बिकॉज वाई और सी जहां बराबर है वहां पे एस जीरो भी दिखना चाहिए। और ये पूरा का पूरा एरिया है डिस सेविंग्स का, और इसके बाद का सारा एरिया जो है वो सेविंग्स का है, राइट। तो सेविंग्स तो तभी होगी ना जब इनकम ज्यादा होगी कंजप्शन से, और शुरू में कंजप्शन ज्यादा इनकम कम, तो ये हो गया डिस सेविंग्स आपका। तो ये पूरा का पूरा डायग्राम इस तरीके से आपने बनाना है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर से कम का नहीं होगा क्वेश्चन अगर ये आता भी है तो, राइट। तो इस तरीके से क्लास आपका हो गया। कई बार ना क्या होता है कि अब सिलेबस में 2 से 5 नंबर वाले ही सवाल आने, तो बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स वो नहीं देते, सोचते हैं यार एक ही इस टॉपिक को दे देंगे पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, इससे अच्छा छोटे छोटे कुछ कुछ टॉपिक दे दे जो इंपॉर्टेंट है। बट फिर भी इसका क्लास रेलेवेंस है, आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। तो मैं दोबारा यहाँ पे छोटा सा बना के दिखा देता हूँ आपको। तो ये बनाया आपने सी, तो जहाँ से आप सी बना रहे हो ना, एस जो है मान लो ये 10 है, ये 10 है, तो ये -10 से ही शुरू होगा, ठीक है, माइनस ए बार। अब ये सी बनाया आपने, वाई तो 45 डिग्री से बनता है, ये हो गया ए एस को बोलते हैं वाई। तो जहां से ये दोनों कट कर रहे हैं ना, उसी पॉइंट से सेविंग को निकाल देना, बस खत्म, उसी पॉइंट से सेविंग को निकाल देना। तो ये ध्यान रखना, यहां से शुरू होगा और निकलेगा एक्स एक्सिस को उसी पॉइंट से जहां वाई सी दोनों बराबर होंगे। सेम बिल्कुल यहाँ पे ये आपको मैंने डायग्राम बना के दिखा है, राइट। अब आपको डायग्राम के साथ 3 पॉइंट लिखने हैं, बस आपका खत्म हो जाएगा। 3 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट क्या है, S line must start from the point which indicate the value of S bar corresponding to value of A bar। अगर आपका A bar 20 है तो S bar आपका -20 हो जाएगा, राइट। यानी कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे कितनी सेविंग्स है, तो यहां से शुरू करना है। मतलब अगर आपने C को यहां से शुरू किया 20 से, तो S को यहां -20 से ही शुरू करना है। ये आप स्टेप बताओगे डेरिवेशन करने का, कर्व बनाने का। दूसरा, S line must cross x axis when y equal to c corresponding to savings equal to 0। यानी कि ये जो S line है इस एक्सिस को यहीं से टच करेगा, एक्स एक्सिस को, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग लेवल पे y और c दोनों बराबर होगा, यहां पे उसको टच करके क्रॉस करेगा, राइट। दूसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए, राइट। तीसरी चीज, द स्लोप ऑफ c लाइन मस्ट बी इक्वल टू 1 माइनस स्लोप ऑफ s लाइन। जो स्लोप ऑफ सी लाइन है वो बराबर होगा 1 माइनस स्लोप ऑफ एस लाइन के। यानी जो स्लोप ऑफ सी लाइन है यानी कि एमपीसी, वो बराबर होगा 1 माइनस स्लोप ऑफ एस लाइन यानी कि एमपीएस। सो एमपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीएस, और एमपीएस स्लोप ऑफ एस लाइन इज इक्वल टू 1 माइनस स्लोप ऑफ एमपीसी। इसको बोलते हैं वाइस वर्सा, स्लोप ऑफ सी कर्व यानी एमपीसी, स्लोप ऑफ एस कर्व यानी एमपीएस। ये आपने 3 पॉइंट लिखना है। तो आपने जब भी बोलेगा कि सेविंग कर्व डिराइव करो, तो ये आप डायग्राम बना के ये 3 पॉइंट लिख दोगे, इनफ। अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, बट ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो है वही ध्यान रखना है। पहली बात, कहाँ से शुरू होगा, दूसरी बात एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा, तीसरी बात दोनों का स्लोप कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी दोनों को मिलाकर 1 के बराबर आएगा। अच्छा, अगर क्वेश्चन, बहुत कम चांस, बट अगर क्वेश्चन पूछता है डेरिवेशन ऑफ सी कर्व फ्रॉम द एस कर्व, बिल्कुल सेम ही आपने बनाना है, सब कुछ सेम रहेगा। इन सेम मैनर कंजप्शन कर्व आल्सो कैन बी डिटरमाइन, यानी कि एस से सी भी बना सकते हो। आपने ध्यान रखना है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सी कर्व, सी जो स्टार्ट होगा
ऑन द वाई एक्सिस विल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ डिस सेविंग्स एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। मतलब कि जहां से सी शुरू कर रहे हो, अगर 20 शुरू कर रहे हो तो सेविंग -20 से ही शुरू होगा, सेम वही पॉइंट लिखा हुआ है। दिस सेकेंड पॉइंट ऑफ कंजप्शन कर्व विल बी डिटरमाइन कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट वेयर सेविंग कर्व इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। तो जहां पे सेविंग कर्व एक्स एक्सिस को कट करेगा उसी पॉइंट से क्लास ये निकलेगा यहाँ से। मतलब पहली बात, जहां पे s -20 है तो c +20 लिख देना, पहली बात। दूसरी बात, x जो s है वो x एक्सिस को जहां कट करेगा उसी कॉरस्पॉन्डिंग लेवल पे c y को कट करेगा, राइट। तो इस तरीके से आप बना सकते हो बिल्कुल सेम टू सेम यही डायग्राम, जब आपको कंजप्शन से सेविंग निकालना हो चाहे सेविंग से कंजप्शन निकालना हो। डायग्राम कैसे बनाया वो थोड़ी किसी को पता चलेगा, लिखने वाले पॉइंट्स बस थोड़े से डिफर हो जाएंगे, बाकी ये पूरा का पूरा टॉपिक हमारा खत्म। तो हमने कंजप्शन कर्व से सेविंग कर्व और सेविंग कर्व से कंजप्शन कर्व निकालना सीख लिया, बहुत हमने टाइम दे दिया, इस पे आराम से हो जाएगा। अब हम बात करते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट की। तो चलो क्लास, फुल एम्प्लॉयमेंट बेसिकली कहते किसको हैं? आप थोड़ा दिमाग लगाओ कि फुल एम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं। अच्छा, क्या फुल एम्प्लॉयमेंट का ये मतलब होता है कि देश में जितने भी लोग हैं सबके पास काम है, क्या इसको फुल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं? नो। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है? सिचुएशन वेयर दोज हु आर एबल टू वर्क एंड विलिंग टू वर्क, दोज हु आर एबल टू वर्क, जो काम करने के योग्य हैं और काम करने के लायक है और इच्छुक भी हैं, वो चाहते भी है काम करना। हाँ ठीक है, मेरे पास डिग्री है, मैं काम कर सकता हूँ, मैं चाह भी रहा हूँ हाँ यार मुझे काम मिल जाए, ठीक है। तो अगर उनके पास एग्जिस्टिंग वेज रेट, मतलब जो वेज रेट चल रहा है अभी, जो सैलरी वगैरह मार्केट में चल रही है, उस वेज रेट पे काम करने को तैयार है, आर गेटिंग वर्क, अगर उसके पास काम है ना तो इकॉनमी फुल एम्प्लॉयमेंट में है। यानी कि जो काम करना चाहता है, काम करने के लायक है, अगर उसके पास काम है तो इकॉनमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे है, ठीक है। इट इज अ सिचुएशन व्हेन कॉरस्पॉन्डिंग गिवन वेज रेट, यानी उस वेज रेट पे डिमांड फॉर लेबर फोर्स जो है वो इक्वल है सप्लाई फॉर लेबर फोर्स। लेबर फोर्स की जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई है, इसका मतलब इकॉनमी फुल एम्प्लॉयमेंट में है। हाउएवर, जबकि फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन दैट देर इज नो अनएम्प्लॉयमेंट इन इकॉनमी। फुल एम्प्लॉयमेंट का ये बिल्कुल भी सेंस मत समझना कि फुल एम्प्लॉयमेंट है मतलब देश में कोई बेरोजगार नहीं है। कुछ लोग बेरोजगार होंगे, सम पीपल में वॉलंटरीली अपनी इच्छा से चूज टू रिमेन्स अनएम्प्लॉयड, दे आर नॉट विलिंग टू वर्क एट ऑल, वो काम ही नहीं करना चाहते, कह रहे कितने पैसे दोगे तुम हमको, हम काम करने के लिए नहीं बने भैया, हम तो अमीर हैं, हम काम नहीं करेंगे। नॉट विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट, कुछ कहते हैं मैं काम करना ही नहीं चाहता, मुझे काम नहीं करना भैया, बहुत पैसा है अपने पास। दूसरा कहता है कि यार मैं काम तो करना चाहता हूँ लेकिन इस वेज रेट पे काम नहीं करूंगा, मैंने पढ़ाई लिखाई करके एमबीए किया, बीटेक किया, उसके बाद मेरे को इतनी छोटी नौकरी मिलेगी, मैं तो नहीं करूंगा। दिस इज अ सिचुएशन ऑफ वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तब उसे क्या कहते हैं क्लास? वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तब एम्प्लॉय अपनी इच्छा से बेरोजगार है। और फुल एम्प्लॉयमेंट में भी कुछ बेरोजगारियां हो सकती हैं, जैसे पहला है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जब इकॉनमी मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाती है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करती है, तो जो पुराने ज़माने के लोग होते हैं जिन्होंने उस टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर रखा है, तो उनको उसमें एडजस्ट करने में बड़ी दिक्कत होती है और वो छोड़कर चले जाते हैं। आजकल रोबोट्स का काम आ रहा है, मशीनें काम कर रही है, इंसानों से काम नहीं कराना चाहता जो फैक्ट्री ओनर है, वो मशीन से काम कराना चाहता है, ठीक है। जो चाहता है ज़्यादा ज़्यादा काम मशीन करे, मशीन ना बीमार पड़ेगा, ना मशीन को कॉम्पनसेशन देना है, ना मशीन को बोनस देना है, बस काम कराते चले जाओ। तो इसीलिए वो स्ट्रक्चर जब इकॉनमी का चेंज होता है, इट रेफर्स टू सिचुएशन of unemployment where poor people remains unemployed due to modernization or structural changes in the economy like due to computerization। कंप्यूटर के आने से बहुत सारे अनस्किल्ड पीपल जो है वो अनएम्प्लॉयड हो गए। और दूसरा क्या है? बी पॉइंट। बी पॉइंट है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, व्हेन अ पर्सन लीव वन जॉब। देखो जब आप एक जॉब छोड़ देते हो और दूसरी जॉब की तलाश में निकल जाते हो तो कई बार ना बीच में टाइम गैप मिल जाता है आपको। जैसे मान लो आप छः दिन के लिए बेरोजगार हो गए, 6 महीने के लिए बेरोजगार हो गए, 1 महीने के लिए बेरोजगार हो, मेरे यहाँ से नौकरी छूटी, मैं दूसरी नौकरी ढूंढ रहा हूँ, मुझे 1 महीने बाद मिली, तो वो 1 महीने का टाइम मैं बेरोजगार हूँ। दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। जब आप एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब जाते हो और आप बीच में कुछ टाइम के लिए बेरोजगार रहते हो, कुछ दिन के लिए बेरोजगार रहते हो, उसको बोलते हैं क्लास फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। नेक्स्ट है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, जो अपनी इच्छा से बेरोजगार है। तो मैंने 2 रीजन बताया था क्लास, दोज हु आर विलिंग नॉट विलिंग टू, आर नॉट विलिंग टू वर्क एट ऑल, काम करना ही नहीं चाहते, और आर नॉट विलिंग टू वर्क एट एन एग्जिस्टिंग वेज रेट, या तो मुझे काम ही नहीं करना या तो मुझे इस रेट पे काम नहीं करना, उसको बोलते हैं वॉलंटरी, अपनी इच्छा से बेरोजगार है। दूसरा इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन सम पीपल आर नॉट गेटिंग वर्क इवन व्हेन दे आर विलिंग। अब इनवॉलेंट्री का मतलब क्या होता है? ये रियली में अनएम्प्लॉयड पीपल कहते हैं इसको, ये कहते हैं रियली में ये अनएम्प्लॉयड है। क्यों? क्योंकि वो काम करना चाहता है, काम करने के लायक भी है, फिर भी काम नहीं है उसके पास। दे आर विलिंग टू वर्क एट एन एग्जिस्टिंग वेज रेट,
हियर इकोनॉमी फेल्स टू क्रिएट इनफ जॉब, यानी कि वो पर्सन जो काम, जिसको काम नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा, इकोनॉमी में जॉब ही नहीं है, उसको जॉब नहीं मिल रही है, वो काम करना चाहता है, काम करने के लायक है, वो उस रेट पे भी काम करने को तैयार है जो रेट मार्केट में चल रहा है, बट उसके पास काम नहीं है, इकोनॉमी में जॉब है ही नहीं। हियर इकोनॉमी फेल्स टू क्रिएट इनफ जॉब बिकॉज प्लान आउटपुट इज लोअर देन द पोटेंशियल आउटपुट। जो प्लान आउटपुट है वो लोअर है पोटेंशियल आउटपुट से, जिसकी वजह से आउटपुट ही नहीं, जरूरत ही नहीं है, डिमांड ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे नौकरी में लोग को रख के। अगर डिमांड होगी तभी तो हम 4 लोगों को रखेंगे, जब प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं हो रही तो हम उनको भी निकाल देंगे। यानी कि लेबर फोर्स जो है वो एक तरीके से ज़्यादा हो गया और डिमांड है उसकी कम, सप्लाई है ज़्यादा, जिसकी वजह से लोग बेरोजगार है, राइट। तो बस इतनी सी थियोरी थी क्लास, यहाँ पे ये चैप्टर पूरी से खत्म हो गया। मैंने तुम्हें लाइन बैलेंस सब चीज़ करा दी, इतना अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, आई होप आपका बहुत अच्छे से चैप्टर हो जाएगा। न्यूमेरिकल भी बना लेना। कमेंट करके बताना कैसा लगा ये वीडियो, आपको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं, मुझे बताओ, मुझे क्लास पता भी चलेगा कि फीडबैक दो कि कैसा लग रहा है क्या नहीं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास एक नए चैप्टर के साथ। आज हमने अपना पूरा का पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स का 22 मार्क्स का आउट ऑफ 40 सिलेबस खत्म कर दिया। नेशनल इनकम चैप्टर नेशनल इनकम और एडीएस लाइन बाय लाइन प्लेलिस्ट के अंदर पड़ा हुआ है, आप इसे देख के बिफोर एग्जाम रिवीजन करके जा सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो इस प्लेलिस्ट को अपने सारे दोस्तों में शेयर करना, हर एक स्टूडेंट को शेयर करना, फ्री ऑफ कॉस्ट। हमने बहुत अच्छे से मन से पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स का सिलेबस खत्म करा है। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।